आइए आज हम स्टडी करेंगे चालक तथा विद्युत रोधी। अगर अंग्रेजी में बात करें तो चालक को कंडक्टर और विद्युत रोधी को इंसुलेटर बोलते हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, चालक का मतलब जिसमें कुछ चल सके और रोधी का मतलब जो रुकावट उत्पन्न करे। तो चालक का मतलब जिसमें आवेश चल सकेगा उसको चालक बोलेंगे, और जिसमें आवेश नहीं चल सकेगा तो आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो अगर आवेश चल नहीं सकेगा तो उसी को विद्युत रोधी बोलेंगे। तो चालक को अंग्रेजी में कंडक्टर, विद्युत रोधी को इंसुलेटर बोलते हैं। हाथ में पकड़ी धातु की छड़ ऊन से रगड़े जाने पर आवेशित होने का कोई संकेत नहीं दर्शाती। तो कह रहा है कि अगर हम हाथ से कोई धातु की छड़ पकड़ लें, हाथ में पकड़ी गई धातु की छड़, और उसको ऊन से रगड़ा जाए तो उसमें आवेश का कोई संकेत नहीं दिखाई देता है। परंतु यदि धातु की छड़ पर लकड़ी अथवा प्लास्टिक का हैंडल लगा है और उसके धातु के भाग को स्पर्श नहीं किया गया है तो आवेशित होने का संकेत दे देती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको समझने का प्रयास करिए कि जब हम वस्तु को हाथ से पकड़ लेते हैं धातु की छड़ को, तो धातु चूंकि विद्युत का चालक है, यानी उसमें आवेश चल सकता है, तो चल के हमारे शरीर से पृथ्वी में चला जाता है। तो इसलिए ऊन से रगड़ने पर यह धातु जो है आवेशित नहीं होती है। परंतु जब उसी धातु की छड़ पर लकड़ी का हत्था लगा दिया जाता है तो लकड़ी चूंकि विद्युत रोधी है, यानी उसमें आवेश चल नहीं सकता, तो जब रगड़ा जाता है तो जो धातु आवेशित होती है वो आवेश लकड़ी में चल नहीं पाता, इसलिए लकड़ी से चल के हमारे हाथ पर नहीं आ पाएगा, तो इसलिए वो धातु आवेशित होने का संकेत देती है। तो इस बात को समझना है। मान लीजिए हम किसी तांबे के तार के एक सिरे को उदासीन सरकंडे की गोली से जोड़ देते हैं तथा दूसरे सिरे को ऋणावेशित प्लास्टिक छड़ से जोड़ देते हैं, तो हम यह पाते हैं कि सरकंडे की गोली ऋणावेशित हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि तार से जोड़ दिया गया है, वो भी तांबे का है, तो जाहिर सी बात है कि तांबे के तार से जब सरकंडे की गोली को जोड़ा जाता है और दूसरे सिरे को प्लास्टिक छड़ से जोड़ देते हैं, दूसरे सिरे को, एक सिरे को कह रहा है, मान लीजिए कि हम किसी तांबे के तार के एक सिरे को उदासीन सरकंडे की गोली से जोड़ देते हैं। तांबे का तार है और उसको एक सिरे पर सरकंडे की गोली से जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे पर प्लास्टिक की छड़ से जोड़ देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्लास्टिक की छड़ जिधर जुड़ी है तो प्लास्टिक की छड़ से हमारे हाथ में आवेश उतर के नहीं आ पाएगा, तो वो तांबे की तार में ही रह जाएगा। इसलिए तांबे की तार से सरकंडे की गोली में आवेश चला जाएगा और सरकंडे की गोली ऋणावेशित रहेगी। कहने का मतलब कि प्लास्टिक की छड़ को हम जब पकड़ेंगे तो प्लास्टिक की छड़ विद्युत रोधी है, तो उससे जो है तांबे की तार का जो ऋणावेश है वो उतर के प्लास्टिक की छड़ में नहीं आ पाएगा। तो जब तांबे का तार ऋणावेशित होगा तो सरकंडे की गोली भी ऋणावेशित हो जाएगी। यदि इसी प्रयोग को नायलॉन के धागे तथा रबड़ के छल्ले के साथ दोहराएं तो प्लास्टिक की छड़ से सरकंडे की गोली में कोई आवेश स्थानांतरित नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि तांबे के तार से सरकंडे की गोली को जोड़ा गया था, तो तांबे का तार विद्युत का चालक है, इसलिए सरकंडे की गोली में आवेश चलकर पहुंच गया और सरकंडे की गोली ऋणावेशित हो गई। लेकिन जब यही प्रयोग हम नायलॉन के धागे, तो नायलॉन जो होता है प्लास्टिक होता है एक तरह से, रबर भी ये विद्युत की चालक नहीं है और नायलॉन यानी प्लास्टिक भी विद्युत का चालक नहीं है। तो जब उसमें सरकंडे की गोली बांधते हैं तो आवेश स्थानांतरित नहीं होता है, इसलिए सरकंडे की गोली पर कोई आवेश स्थानांतरित नहीं होगा। छड़ से गोली में आवेश के स्थानांतरित न होने का क्या कारण है? क्यों? कारण ये है कि जो छड़ है हमारी प्लास्टिक की, ये विद्युत रोधी है, यानी इसमें विद्युत यानी आवेश का प्रवाह
नहीं होता, इसी कारण से आवेश स्थानांतरित नहीं होता है। कुछ पदार्थ तुरंत ही अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, जबकि कुछ अन्य ऐसा नहीं करते हैं। जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। उनमें ऐसे वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पदार्थ के भीतर गति के लिए अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं। धातुएं, मानव तथा जंतु शरीर और पृथ्वी चालक हैं। तो धातुएं, मानव तथा जंतु शरीर सब और पृथ्वी ये चालक हैं यानी कंडक्टर हैं। इनमें आवेश चल सकता है। कांच, पेंसिल, प्लास्टिक, नायलॉन, लकड़ी ऐसे अधिकांश धातुएं जो नॉन मेटल हैं अपने से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत पर उच्च प्रतिरोध लगाती हैं, यानी आवेश का प्रवाह नहीं होने देती, तो इन्हें विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर कहते हैं। अधिकांश पदार्थ ऊपर वर्णित इन दो वर्गों में से किसी एक में आते हैं। तो जितने भी ये पदार्थ हम लोग यहाँ लिखे हैं, तो ये जो वर्णित है यहाँ पर, जिसमें प्रवाह हो रहा था आवेश का वो चालक था, और जिसमें नहीं हो रहा था यानी आवेशित नहीं हो रहा था तो वो विद्युत रोधी था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चालक का मतलब आवेश जिसमें प्रवाहित होगा, और विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर का मतलब जिसमें आवेश प्रवाहित नहीं होगा यानी आवेश चल नहीं सकेगा। अब आगे देखते हैं। कह रहा है जब कुछ आवेश किसी चालक पर स्थानांतरित होता है तो वह तुरंत ही उस चालक के समस्त पृष्ठ पर फैल जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब कह रहा है कि जब कोई चालक पर आवेश आता है तो आवेश क्या होता है कि उसकी बाहरी सतह पर, पृष्ठ का मतलब बाहरी सतह पर तुरंत ही फैल जाता है। इसके विपरीत यदि कुछ आवेश किसी विद्युत रोधी को दें तो वो वहीं पर रहता है। ऐसा क्यों होता है यह आप अगले अध्याय में सीखेंगे। तो कह रहा है कि अगर चालक है उसको हम आवेश देते हैं तो वह पूरी सतह पर फैल जाता है, और अगर कोई विद्युत रोधी है उसको आवेश देते हैं तो वो वहीं रह जाता है। तो इसका कारण क्या है अगले अध्याय में हम विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम इतना समझ लें कि चालक है तो उसमें आवेश चल सकता है, तो चल कर पूरी सतह में फैल जाता है, और जो विद्युत रोधी है उसमें आवेश चल नहीं सकता, तो जहाँ छोड़ दिया जाता है वहीं पड़ा रहता है, मोटी मोटी भाषा में। बाकी इसका विस्तार से अध्ययन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। पदार्थों का यह गुण हमें बताता है कि सूखे बालों में कंघी करने तथा रगड़ने पर नायलॉन या प्लास्टिक की कंघी क्यों आवेशित हो जाती है, परंतु धातु की वस्तुएं जैसे चम्मच आवेशित क्यों नहीं होती। तो सीधी सीधी बात समझ में आ गई कि जो बालों में कंघी है उसको बालों में जब करते हैं तो कंघी जो है प्लास्टिक की बनी होती है, तो इस चूंकि विद्युत रोधी है तो इसमें जो आवेश उत्पन्न होता है बालों में रगड़ने से वो वहीं पड़ा रहता है, इसलिए कंघी आवेशित हो जाती है। जबकि धातु की वस्तुएं जैसे चम्मच है इसको बालों में रगड़ो तो आवेशित इसलिए नहीं होती क्योंकि चम्मच में जो आवेश होता है जब हम उसको अपने हाथ से पकड़ते हैं तो वो आवेश हमारे हाथ से पूरे शरीर में चला जाता है और शरीर से पृथ्वी में चला जाता है, क्योंकि चम्मच भी चालक है, हमारा शरीर भी चालक है और पृथ्वी भी चालक यानी कंडक्टर है। तीन बातों को समझने का प्रयास करिए। धातुओं से आवेश का क्षण हमारे शरीर से होकर धरती में हो जाता है। ऐसा होने का कारण है कि धातु तथा हमारा शरीर दोनों ही विद्युत के अच्छे चालक हैं यानी कंडक्टर हैं, इनमें विद्युत चल सकती है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं तो उसका अतिरिक्त आवेश जोड़ने वाले चालक जैसे हमारा शरीर में से होते हुए क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न करके भूमि में चला जाता है। तो अब देखिए विद्युत धारा शब्द आ गई,
तो विद्युत धारा का मतलब ही है आवेश के चलने का समय के आधार पर हम अगर वर्णन कर दें तो उसी को विद्युत धारा कहते हैं। हमने आपको बताया है कि संसार में परिवर्तन हो रहा है और जहाँ पर परिवर्तन होगा तो वहाँ पर समय शब्द आ जाता है, और जहाँ पर समय आएगा तो एक नई परिभाषा तैयार हो जाती है। तो चूंकि आवेश चल रहा है तो समय के हिसाब से उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो आवेश चलने की दर यानी आवेश प्रवाह की दर यानी प्रति सेकंड आवेश कितना चल रहा है, तो उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो धारा मतलब आवेश चल करके चम्मच से हमारे शरीर से पृथ्वी में चला जाता है, इसीलिए चम्मच आवेशित नहीं होता है। आवेशों के भूमि के साथ बंटन की इस प्रक्रिया को भू संपर्कण यानी भू संपर्कित करना कहते हैं। तो जो आवेश जो है हमारे शरीर से भूमि में चला जाता है, इसी को भू संपर्कन या अंग्रेजी में इसी को अर्थिंग कहते हैं अर्थिंग कर दिया जाए। तो भू संपर्कण विद्युत परिपथों एवं अन्य प्रयुक्तियों की सुरक्षा के लिए की गई एक व्यवस्था है। तो भू संपर्कन जो होता है हम ये वस्तुओं की सुरक्षा के लिए करते हैं, जो हमारे बिजली के यंत्र हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो उसमें करंट आता है तो पृथ्वी में चला जाता है तो हमको झटका नहीं लगता, हमारे शरीर की भी सुरक्षा होती है और ज़्यादा विद्युत से स्पार्क ना हो, फॉल्ट ना आ जाए कहीं, तो यंत्रों की भी सुरक्षा होती है। धातु की एक मोटी प्लेट को भूमि में गहराई तक गाड़ा जाता है तथा इस प्लेट से मोटे तार को निकालकर भवनों में इस तार का उपयोग मुख्य आपूर्ति के निकट भू संपर्क के लिए किया जाता है। तो आप अर्थिंग तो जानते ही हैं कि एक मोटी राड को पृथ्वी में गाड़ दिया जाता है, फिर उसमें तार बांध करके जिस बिल्डिंग की सुरक्षा करना है उसमें बांध दिया जाता है, इसी को अर्थिंग या भू संपर्कण कहते हैं। अब देखें यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, इसको पढ़ लेते हैं। तो एक तीसरी श्रेणी जिसे अर्धचालक कहते हैं आवेशों की गति में अवरोध उत्पन्न करती है। इस अवरोध का परिमाण चालकों तथा विद्युत रोधियों के मध्यवर्ती होता है। तो चालक पढ़ लिया जिसमें आवेश प्रवाहित हो सकता है, अचालक पढ़ लिया जिसमें आवेश नहीं प्रवाहित हो सकता, और इसके बीच का मध्य का एक भाग होता है जिसको अर्धचालक अंग्रेजी में सेमी कंडक्टर कहते हैं। सेमी का मतलब आधा, कंडक्टर का मतलब चालक। तो मतलब ये न अचालक है और न चालक है, उसके बीच का है, इसलिए अर्धचालक कहा जाता है। अर्ध का मतलब आधा, अंग्रेजी में सेमी का मतलब आधा होता है, तो सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो इसका मतलब ये है इसमें कुछ विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, इसलिए इसको अर्धचालक कहते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि हमारे घरों में विद्युत की आपूर्ति के लिए 3 तार उपयोग किए जाते हैं, विद्युतमय तार, उदासीन तार तथा भू संपर्क तार। एक विद्युतमय तार जिससे जो हमारा विद्युत ग्रह होता है वहाँ से आता है, बिजली आती है। दूसरा उदासीन तार रहता है जिसको न्यूट्रल तार कहते हैं, और तीसरा अर्थिंग वाला तार होता है। इसमें से न्यूट्रल का मतलब इसमें कोई विद्युत धारा नहीं होती है। तो इनमें से पहले 2 तार यानी विद्युतमय तार और उदासीन तार विद्युत धारा को शक्ति स्टेशन से युक्तियों तक ले जाते हैं। एक से बिजली आती है और दूसरा उदासीन रहता है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो यही जो बिजली आती है हमारे बल्ब या पंखों से होकर के उदासीन तार से वापस विद्युत स्टेशन में चली जाती है, शक्ति स्टेशन में, पावर स्टेशन जिसको बोलते हैं, जहाँ से बिजली आ रही है। तो वही कह रहा है कि इनमें से पहले 2 तार विद्युत धारा को शक्ति स्टेशन से युक्तियों तक ले जाते हैं तथा तीसरा तार भूमि में गड़ी धातु की प्लेट से जोड़ा जाता है। तीसरा जो अर्थिंग वाला तार होता है इसको जमीन में गाड़ देते हैं। विद्युत अनुप्रयुक्तियों जैसे विद्युत इस्त्री, जो बिजली का इस्त्री मतलब हीटर होता है, रेफ्रिजरेटर जिसमें पानी ठंडा होता है, टेलीविज़न जो हम देखते हैं, के धातु के आवरण भू संपर्कण तार से जोड़े जाते हैं। तो ये सब जो यंत्र हैं कुल मिला के हमारे घर के, इनको भूमि से संपर्कित कर दिया जाता है जिससे खराब ना हो, इनके ऊपर जो बिजली है वो पृथ्वी में उतर जाए, जिससे हमारे शरीर को झटका न लगे।
परिपथ में कोई त्रुटि होने पर अथवा विद्युतमय तार का धातु के आवरण से संपर्क होने पर आवेश भूमि में प्रवाहित हो जाता है। इन युक्तियों को कोई हानि नहीं होती तथा मनुष्य को कोई क्षति भी नहीं होती। यदि भू संपर्क तार ना हो तो क्षति पहुंचना, दुर्घटना होना अपरिहार्य हो जाएगा। तो अगर हम अर्थिंग ना करें, भूमि से संपर्क ना करें तार द्वारा यंत्रों का, तो हमारे साथ कोई न कोई दुर्घटना हो सकती है या यंत्रों को क्षति हो सकती है, क्योंकि मानव शरीर विद्युत का अच्छा चालक है। क्योंकि शरीर में हमारे करंट तुरंत चलती है, अच्छा चालक है, यानी गुड कंडक्टर है हमारा शरीर। इसलिए इसकी रक्षा के लिए हम लोग अपने घर के जितने भी उपकरण हैं उनको अर्थिंग से जोड़ देते हैं, यानी अर्थ से, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। आगे हेडिंग आ गई प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण क्या है, उसके द्वारा आवेश कैसे उत्पन्न होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो प्रेरण को इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन द्वारा चार्जिंग यानी आवेश कैसे उत्पन्न होता है उसको समझेंगे। देखिए, हर चीज का एक मायने होता है। जैसे प्रेरण शब्द को प्रेरणा से लीजिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आपके टच में नहीं हूं, यानी संपर्क में नहीं हूं, लेकिन मेरे प्रभाव से आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। मैं आपके संपर्क में भी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको टच भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आप मेरी प्रेरणा से पढ़ाई कर रहे हैं और आपको भी ज्ञान हो रहा है मेरे पढ़ाने से, लेकिन मैं आपके टच में नहीं हूं। तो इसी को प्रेरणा कहते हैं। अब इसको समझते हैं। देखिए, यही चीज का मूल अर्थ निकलेगा। जब हम किसी सरकंडे की गोली से किसी आवेशित प्लास्टिक छड़ को स्पर्श कराते हैं तो छड़ का कुछ आवेश सरकंडे की गोली पर स्थानांतरित हो जाता है और वो आवेशित हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि सरकंडे की गोली चालक है और प्लास्टिक की छड़ जो है अचालक है, कुचालक है, यानी विद्युत रोधी है, यानी इंसुलेटर है, उससे आवेश जा नहीं सकता। लेकिन जब हम सरकंडे की गोली को प्लास्टिक की छड़ से स्पर्श करा देते हैं, यानी टच करा देते हैं, तो छड़ का कुछ आवेश सरकंडे की गोली पर स्थानांतरित हो जाता है। टच कराने पर जहां पर आवेश है वहीं पर जब टच करा देते हैं तो सरकंडे की गोली चूंकि विद्युत का चालक है तो प्लास्टिक की छड़ से उस पर आवेश चला जाता है। इसको ध्यान दीजिए। तो टच कराने पे जा रहा है, इसको ध्यान दीजिए। टच कराने पर जब उसको टच करा देंगे, छू जाएगा, तो जो प्लास्टिक की छड़ में आवेश है वो सरकंडे की गोली में चला जाएगा। क्योंकि सरकंडे की गोली विद्युत का चालक है, इसलिए सरकंडे की गोली में चलने लगेगा आवेश, जबकि प्लास्टिक की छड़ में वहीं बना रहेगा। तो इसको ध्यान देना। इस प्रकार सरकंडे की गोली संपर्क द्वारा आवेशित होती है। तो अब ये भी देख रहे हैं कि सरकंडे की जो गोली है ये संपर्क के द्वारा आवेशित हो रही है, तब यह प्लास्टिक छड़ से प्रतिकर्षित होती है तथा कांच की छड़ जो विजातीय आवेश है की ओर आकर्षित होती है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लास्टिक की छड़ को जब हम सरकंडे की गोली पर टच किए तो जो आवेश सरकंडे की गोली में गया वो प्लास्टिक की छड़ से गया। तो प्लास्टिक की छड़ में मान लीजिए धन आवेश था, तो सरकंडे की गोली में भी धन आवेश चला गया। तो धन धन ये सजातीय आवेश हो गए, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि तब यह प्लास्टिक की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। कौन? सरकंडे की गोली। अब देखिए, तथा कांच की छड़ जो विजातीय आवेशित है की ओर आकर्षित होती है। अब देखिए, अगर कांच की छड़ की बात करें, प्लास्टिक की छड़ और सरकंडे की गोली दोनों में एक ही प्रकार का आवेश है, क्योंकि प्लास्टिक की छड़ को हमने सरकंडे की गोली पे छुआया है, टच कराया है, तो दोनों में एक ही प्रकार का आवेश है। और कांच की छड़ अलग आवेश लिए हुए है, ये खुद ही कह रहा है विजातीय आवेशित है। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग प्रकार के आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसीलिए कांच की छड़ आकर्षित होती है। परंतु कोई विद्युतमय छड़ हल्की वस्तुओं को क्यों आकर्षित करती है,
इस प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं मिल पाया है। लेकिन अभी तक हम ये नहीं जान पाए कि कोई भी विद्युतमय छड़ यानी जिसमें आवेश है वो हल्की वस्तुओं को क्यों आकर्षित करती है। तो आइए हम यह समझने का प्रयास करें कि निम्नलिखित प्रयोगों को करने पर क्या हो सकता है। तब प्रयोग कर रहे हैं और इन प्रयोगों के आधार पर हम लोग समझेंगे कि इनमें ऐसा होता क्यों है। तो सबसे पहला देखिए, विद्युत रोधी स्टैंडों पर रखे दो धातु के गोले एवं बी को चित्र 1.4 में दर्शाए अनुसार एक दूसरे के संपर्क में लाइए। तो ए में देखिए दो गोले हैं, एक स्टैंड में खड़े हैं, दोनों अलग अलग स्टैंड में, इनको आपस में टच कर दिया गया, संपर्क में ले आया गया। एक धनावेशित छड़ इन गोलों में किसी एक माना ए के निकट लाइए तथा यह सावधानी बरतिए कि छड़ गोले से संपर्क न करे। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर टच है दोनों गोले। अब यहाँ पर एक धनावेशित छड़ इसके पास लाया जा रहा है जिसमें धन आवेश है। ये देखिए प्लस प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। अगर स्पष्ट दिखाई न दे रहा हो तो अपनी एनसीईआरटी के बुक में देख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, कहानी जरा सा समझिए। कहानी ये होगी कि जब इस प्लस वाले को इसके पास लाया जाएगा तो हमको ये अच्छी तरह पता है कि हर एक पदार्थ में परमाणु होते हैं, परमाणु में एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन में धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो जब हम इधर धन आवेश को लाएंगे तो धन और ऋण आपस में आकर्षित होते हैं, तो जो ऋण आवेश है इसके अंदर वो इधर की ओर खींचने लगेगा इस धन के कारण। तो देखिए ऋण को खींचने लगा, तो ये जो चिन्ह बनाया इससे पता चल रहा है कि ऋण इधर को खींच रहा है। तो इधर वाला भाग ऋण आवेशित हो जाएगा और इसके विपरीत वाला, चूंकि ये पहले उदासीन थे गोले, देखिए यहाँ पर, तो अब भी इनको उदासीन ही रखना है। तो अगर इधर ऋण आवेश आ जाएगा इन धन आवेशों के आकर्षण के कारण, तो ये वाला गोला इधर जो है अपने धन आवेश उत्पन्न कर लेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन, या यूं कहें कि इलेक्ट्रॉन जब खींच के इधर चले जाएंगे तो इधर ऋण आ गए तो इधर धन आ जाएगा, क्योंकि धन और ऋण मिला करके हमको अब भी इसको उदासीन ही रखना है। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। तो गोले के मुक्त इलेक्ट्रॉन क्षण की ओर आकर्षित होते हैं। गोले बी के पिछले पृष्ठ पर धनावेश का अधिक हो जाता है। दोनों प्रकार के आवेश धातु के गोले में आबद्ध रहते हैं, पलायन नहीं कर पाते। तो जाहिर सी बात है कि इधर ऋण इसलिए आया क्योंकि ये धन इस ऋण को खींच रहा है, और इधर धन इसलिए आया क्योंकि इन दोनों को हम उदासीन रखना है। तो 4 इधर ऋण है तो इधर 4 धन किया गया, ताकि धन और ऋण फिर 0 हो जाए और दोनों गोले उदासीन बने रहें। इसी का उल्टा भी कर सकते हैं। अब देखिए, हाँ, अब देखिए अगर इन गोलों को अब हम अलग अलग कर दें तो ये धनावेशित हो जाएगा और ये ऋणावेशित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर टच में है गोले और यहाँ पर इनको अलग कर दिया गया, तो ये धनावेश अपना लेके अलग होगा, ये ऋणावेश अपना लेके अलग हो जाएगा। तो अब देखिए गोले बी के पिछले पृष्ठ पर धनावेश का अधिक हो जाता है। दोनों प्रकार के आवेश धातु के गोले में आबद्ध रहते हैं, पलायन नहीं कर पाते, अतः वे पृष्ठ पर ही चित्र 1.4 बी में दर्शाए अनुसार रहते हैं, जैसा बी में दिखाया गया। गोले ए के बाएं पृष्ठ पर ऋणावेश का अधिक तथा गोले के दाएं पृष्ठ पर इधर जो है दाएं तरफ धनावेश का अधिक होता है, तथापि गोले के सारे इलेक्ट्रॉन गोले के ए के बाएं पृष्ठ पर संचित नहीं होते। अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ संचित नहीं होते। जैसे ही गोले ए के बाएं पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन एकत्र होने शुरू होते हैं, इलेक्ट्रॉन एकत्र होने शुरू होते हैं, अन्य इलेक्ट्रॉन इनके द्वारा प्रतिकर्षित हो जाते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा होंगे तो अगर और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो चूंकि इलेक्ट्रॉन सजातीय आवेश वाले होंगे, एक ही प्रकार के सेम आवेश वाले, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन दूर भागने लगते हैं। तो इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर इधर नहीं आ पाते, कुछ ही आ पाते हैं जो इन धन आवेश द्वारा आकर्षित होकर प्रभावित होते हैं।
जैसे ही गोले ए के बाएं पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन एकत्र होते हैं, अन्य इलेक्ट्रॉन के पास आकर्षित होते हैं। कुछ ही क्षण में छड़ के आकर्षण के कारण क्रिया तथा संचित आवेशों के कारण प्रतिकर्षण के बीच साम्य स्थापित हो जाता है। चित्र 1.4b साम्य अवस्था को दर्शाता है। इस प्रक्रिया को आवेश का प्रेरण कहते हैं। तो देखिए, इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए। तो ये चिन्ह पूरा जो है यहाँ तक प्रेरण कहते हैं, ये पूरा आपको पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो प्रेरण का आपने मतलब प्रेरणा जो हमने बताया था, तो देखिए इसने इसको टच भी नहीं किया और इनमें दोनों में आवेश उत्पन्न हो गया, तो इसी को प्रेरण कहते हैं या इंडक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। इसने टच भी नहीं किया, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपके पास भी नहीं है, लेकिन आप में भी वो ज्ञान उत्पन्न हो गया जो हमारे अंदर है। तो इसी प्रकार से ये उत्पन्न हो गया। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि देखिए, ये धन था तो इसमें ऋण उत्पन्न हुआ, और ये धन था तो इसके विपरीत इस वाले में धन उत्पन्न हुआ। तो ऋण इधर खींच के आया तो इधर वाला धन हुआ, और जब ये टच से अलग कर दिए गए तो दोनों में आवेश इनका अलग अलग बट गया। तो प्रेरण, इस प्रक्रिया को आवेश का प्रेरण कहते हैं। तो जो भी प्रक्रिया है, तथा यह लगभग तात्कालिक होती है, इसको ध्यान देना है। ये लगभग तात्कालिक होती है, यानी इंस्टेंटेनियस होती है, उसी क्षण भर के लिए होती है। जैसे अगर हम इनको अलग ना करते और इसको हटा लें तो ये तुरंत फिर अनावेशित हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी आवेश है इसके प्लस के खिंचाव के कारण है। तो इस बात को ध्यान देना। जब तक कांच की छड़ गोले के निकट रहती है तब तक चित्र में दर्शाए अनुसार संचित आवेश पृष्ठ पर रहता है। यदि छड़ को हटा लेते हैं तो आवेश पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता तथा वे अपने उदासीन अवस्था में लौट जाती है। तो इसको ध्यान देना। अब देखिए, ये जब ये छड़ को हटा लिया गया तो ये ऋणावेशित है, ये धनावेशित है। तो ये जब छड़ हटाई गई तो अब देखिए, पहले क्या था कि छड़ था तो इसके ऋणावेश आकर्षित होकर इसके पास आया जो इलेक्ट्रॉन थे, तो ऋणावेश इधर था। अब जब ये हटा ली गई तो अब ये धन इस ऋण से आकर्षित होगा। तो देखिए, धन वाला इधर आ गया इस ऋण के आकर्षण के कारण, और ऋण वाला इधर से इधर आ गया इस धन के आकर्षण के कारण। और फिर क्या होता है, देखिए यहाँ कम दूरी है, जब ज़्यादा दूर कर देते हैं तो ये धन का ऋण से जब आकर्षण खत्म हो जाता है, इतना दूर कर देते हैं, तो ये पूरा आवेश इस गोले में चारों ओर बिखर जाता है, यानी इसकी सतह पर फैल जाता है। तो चित्र 1.4c ये वाले की बात कर रहा है। मैं दर्शाए अनुसार कांच की छड़ को बाएं गोले के निकट रखते हुए दोनों गोलों को एक दूसरे के कुछ पृथक कीजिए। ऐसा करने पर दोनों गोले विजातीय आवेशों द्वारा आवेशित होकर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जाहिर सी बात है कि विजातीय आवेश आ जाएंगे, इस पर धन है इस पर ऋण है, और जाहिर सी बात है जब विजातीय आवेश है यानी एक दूसरे से डिफरेंट आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षण के कारण ये स्थिति बन गई। अब आगे देखते हैं, कह रहा है छड़ को हटा लीजिए। अब छड़ को जब हटा लिया गया, आवेश पर गोले पर आवेश चित्र 1.4d में दर्शाए अनुसार स्वयं को पुनर्व्यवस्थित कर लेते हैं। तो डी में देखिए, पुनर्व्यवस्थित मतलब ये धन वाला इधर आ जाएगा, ऋण वाला इधर, क्योंकि आपस में आकर्षण है। अब दोनों गोलों के बीच पृथक्करण तो 1.4c में कह रहा है, देख चुके हैं। डी में कह रहा है कि छड़ को हटा लीजिए, गोलों पर आवेश चित्र 1.4d में दर्शाए अनुसार स्वयं को पुनर्व्यवस्थित कर लेता है, जैसे डी में। अब दोनों गोलों के बीच पृथक्करण अधिक कीजिए। अब इनके बीच दूरी बढ़ा देते हैं, जैसा इसमें दिखाया गया। देखिए दूरी कम है, यह दूरी बढ़ा दिया, जगह बीच की बढ़ गई।
ऐसा करने पर चित्र 4.1.4 में दर्शाए अनुसार आवेश गोलों पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़िए। इस प्रक्रिया में धातु के गोले आवेशित हो जाते हैं। धनावेशित छड़ की कांच की छड़ के आवेश की कोई क्षति नहीं होती, जो संपर्क अथवा आवेशित करने की प्रक्रिया के विपरीत है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, छड़ में जो धनावेश था वो वैसे बना रहता है और ये गोले आवेशित हो जाते हैं। जैसे हमारा ज्ञान तो वैसे बना रहता है, लेकिन आप लोग ज्ञानवान हो जाते हैं, बल्कि हम पढ़ाते पढ़ाते हमारा भी ज्ञान बढ़ता है। तो हमारी कोई क्षति नहीं हुई ज्ञान की, और ये गोले आवेशित हो गए, यानी आप ज्ञानवान हो गए। तो ये हमारी प्रेरणा से आपके अंदर ज्ञान आया, और ये छड़ की प्रेरणा से इनके अंदर आवेश आया। जब किसी विद्युतमय छड़ को हल्की वस्तुओं के निकट लाते हैं तो यही प्रभाव होता है। छड़ वस्तुओं के पास वाले पृष्ठ पर विजातीय आवेश पेश करती है तथा सजातीय आवेश वस्तुओं के दूर वाले भाग पर पहुंच जाता है। ऐसा तब भी होता है जब हल्की वस्तु चालक नहीं होती है। तो जैसा भी हमने देखा कि छड़ के पास वाले में ऋण आया था, क्योंकि छड़ धन आवेशित थी, और उसके दूसरे वाले गोले में ऋण आ गया था, तो मतलब विजातीय आवेश पहुंचे थे। दूर वाले में धन था, पास वाले में ऋण। इसका स्पष्टीकरण बाद में अनुच्छेद 1.10 तथा 2.10 में किया गया है। दोनों प्रकार के आवेशों के केंद्रों में कुछ पृथक्कन होता है। हम जानते हैं कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, यानी एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिफरेंट टाइप के आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जबकि बल का परिमाण आवेशों के बीच दूरी पर निर्भर करने के कारण आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल की तुलना में अधिक होता है। कह रहा है तथापि बल का परिमाण जो होता है, यानी मैग्नीट्यूड जो होगा फोर्स का, आवेशों के बीच दूरी पर निर्भर करने के कारण आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल की तुलना में अधिक होता है। तो कह रहा है चूंकि बल जो है वो दूरी पर निर्भर करता है, दूरी जितना कम होगी तो आकर्षण बल जो है प्रतिकर्षण बल की तुलना में अधिक होता है। ये कहने का मतलब। फलस्वरूप कागज के टुकड़े, सरकंडे की गोली आदि हल्के होने के कारण छड़ की ओर खींच जाते हैं। चूंकि आकर्षण बल का प्रभाव प्रतिकर्षण बल की तुलना में अधिक है, इसलिए सरकंडे की गोली अधिक हल्के होने के कारण छड़ की ओर खींच जाते हैं। कहने का मतलब ये है, चित्र देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये ऋण वाला इसके पास है, तो ये क्या होता है कि ये देखिए धन वाला दूर है। तो विद्युत बल की जो बात हो रही है, वो कह रहा है दूरी पर निर्भर करता है। दूरी जितना कम होगी तो उतना ज़्यादा बल काम करता है। तो ये ऋण वाले धन वाले के ज़्यादा पास है, इसलिए आकर्षण प्रबल है। इसीलिए जब कंघी रगड़ करके हम कागज पर रखते हैं तो ऋण वाले पास आ जाते हैं, तो आकर्षण का प्रभाव ज़्यादा रहता है। जबकि ये प्लस इस प्लस से प्रतिकर्षित भी हो रहा है, लेकिन दूर है तो आकर्षण का प्रभाव ज़्यादा है, इसलिए आकर्षित होंगे टुकड़े कागज के, प्रतिकर्षण बल कम होगा, क्योंकि धन और धन दूर हैं। ये कहने का मतलब। अब देखिए एक उदाहरण आ जाता है, तो ये उदाहरण अब हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।